तो अभी चैप्टर अपना शेयर स्ट्रेसेस इन बीम्स, ठीक है। अब इस चैप्टर में है क्या, क्यों पढ़ना है, जरा वो समझते हैं। अभी जो एक केस आया था ना पीछे, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट वाला, समझ रहे हो। एक्चुअली है क्या कि जब भी किसी भी बीम पे ऊपर से वजन लगेगा, बीम पे होता यही है कि ऊपर से वजन लगता है, ट्रांसवर्स लोडिंग सहती है बीम, तो उस बीम के अंदर शेयर फोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है। शेयर फोर्स आ जाते हैं, वो जो अभी हमने पढ़ा है शेयर फोर्स डायग्राम्स, तो शेयर फोर्स आ जाता है बीम में। अब उस शेयर फोर्स की वजह से शेयर स्ट्रेसेस आते हैं, तो अब हम वही शेयर स्ट्रेसेस यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर ऐसे उसके बाद में एक अलग चैप्टर बनता है बेंडिंग स्ट्रेसेस का, ठीक है। तो तुम लोग अगर देखो तो सारी चीजें रिलेटेड है, शुरू से लेके लास्ट तक हर एक चीज रिलेटेड है। कि सबसे पहले सिंपल स्ट्रेसेस पढ़े थे, उसके बाद में कंपाउंड स्ट्रेसेस पढ़े थे, देन उसके बाद में शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ा था, अब उसके बाद में शेयर स्ट्रेसेस और फिर उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेसेस पढ़ेंगे। बात समझ आ रही ना, सब कुछ रिलेटेड आपस में। अब शेयर स्ट्रेसेस की बात है, तो शेयर स्ट्रेसेस में हम कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं। शेयर स्ट्रेस समझ में आया ना, क्या है शेयर स्ट्रेस? बेसिकली बीम के अंदर जब हम ऊपर से वजन लगा रहे होते हैं ना, ट्रांसवर्स लोडिंग करते हैं, तो उसके अंदर आने वाला जो स्ट्रेस है वो शेयर स्ट्रेस है सर। इंटरनल, ठीक है। शेयर फोर्स लग रहा है सर, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए जो स्ट्रेस लगेगा वो होगा शेयर। ऊपर से लगने वाले लोड को अंदर से रेजिस्ट करेंगे तो शेयर फोर्स होगा, ठीक है। और वही जो अंदर स्ट्रेस होगा वो शेयर स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस हो गया सर। हाँ, शेयर स्ट्रेस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम कुछ सबसे पहले करेंगे अजम्पशंस। अब यहाँ पे मेन है अजम्पशंस। देखो, अब ये अजम्पशंस की बहुत वैल्यू है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस का एग्जाम हो। अजम्पशंस तुम्हारे शेयर स्ट्रेसेस वाले चैप्टर में और बेंडिंग स्ट्रेसेस वाले चैप्टर में, दोनों चैप्टर्स में अजम्पशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ अजम्पशंस क्या होते हैं, शुरू से लेके लास्ट तक कुछ अजम्पशंस जो है वो कॉमन चलेंगे। जैसे कि सबसे पहला अजम्पशन यहाँ पे क्या होना चाहिए, मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस एंड कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सबसे पहला अजम्पशन कि मटेरियल हमारा क्या है, आइसोट्रोपिक है, होमोजेनियस और कॉन्टिन्यूअस है, सबसे पहला। अभी देखो आगे, अब यहाँ पे दूसरी चीज, अब है क्या, अजम्पशंस भी हम क्यों मान रहे हैं, ताकि हमें जो है, जो हमने आगे प्रैक्टिकल किए हैं ना, अगर मान लो उन प्रैक्टिकल्स को कोई चीज सूट नहीं कर रही तो हम ये चीज मान लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे ऐसा हुआ होगा तभी ये चीज हो रही है, समझ रहे हो। तो पहला अजम्पशन हमारा ये है कि मटेरियल हमारा क्या है, आइसोट्रोपिक, होमोजेनियस और कॉन्टिन्यूअस, ठीक। दूसरा अजम्पशन, तुम लोगों को सबको पता है कि एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नाम का कॉन्सेप्ट है, सबको पता है ना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे एक अजम्पशन हम ये मानते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंप्रेशन में और टेंशन में दोनों में सेम होता है, ठीक है। क्लियर हो रही बात। तो एक हमारा अजम्पशन ये होगा कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी remains constant in compression as well as tension, ठीक है। नेक्स्ट देखें, एक अपना असम्पशन यहां पे अभी ये होता है कि अब उस असम्पशन को समझने के लिए पहले तुम लोग एक बार बीम का शेप देख लो कैसा होता है। हम बीम जनरली कुछ इस तरह का लेंगे, एक 3D फिगर होगा बीम का,
है ना, ये एक 3D फिगर है। इस बीम में मैं बात करूं तो यहां पे ये एक लंबाई है ना, लंबाई आगे ना। अच्छा, और यहां अगर मैं बात करूं तो ये उसकी क्या है, चौड़ाई है, विड्थ है। ठीक है, अब तुम लोग जरा एक बार सोचो, जो हमने शेयर फोर्स डायग्राम्स बनाए थे वो अलोंग द लेंथ चेंज हो रहे थे, उनकी वैल्यूज अलोंग द लेंथ चेंज हो रही थी ना। तो यानी कि अगर यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू कुछ और है तो यहाँ कुछ और हो सकती थी, यहाँ आगे कुछ और हो सकती थी। तो यानी कि अलोंग द लेंथ शेयर फोर्स की वैल्यू बदल रही है, और शेयर फोर्स से ही तो शेयर स्ट्रेस बनेगा। तो यानी कि अलोंग द लेंथ शेयर स्ट्रेस बदल रहा है। बात समझ रही है? अब जरा समझो, यहां पे अलोंग द लेंथ शेयर स्ट्रेस बदल रहा है, ये तो मुझे समझ में आया, लेकिन अलोंग द विड्थ अगर मैं देखूं तो शेयर स्ट्रेस नहीं बदलता। क्लियर हुई मेरी बात? पक्का ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शेयर स्ट्रेस रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द विड्थ। ठीक है, इसको लिखो नेक्स्ट पॉइंट। shear stress remains constant along the width of the beam। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। एक नेक्स्ट assumption और लास्ट assumption जो यहां पे होगा। अब वो लास्ट assumption क्या है? अभी मैंने यहां पे एक चीज का डिस्कशन किया है कि बीम में एक तो शेयर फोर्स आते हैं और एक बेंडिंग स्ट्रेसेस आते हैं। बेंडिंग मूवमेंट्स अभी देखे थे ना पिछले चैप्टर में, शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम दोनों चीजें आती हैं। तो अब यहां पे मेरा assumption ये है कि शेयर स्ट्रेसेस जो आएंगे वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होंगे, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी बेंडिंग स्ट्रेसेस से। बात समझ आ रही है? यानी कि बेंडिंग स्ट्रेसेस अपना अलग काम करेंगे और शेयर स्ट्रेसेस अपना अलग काम करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू जो होगी शेयर स्ट्रेस की वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगी अगर वहां पे बेंडिंग स्ट्रेसेस प्रेजेंट है। मेरी बात समझ आ रही है ना? ठीक, ये लिखो। बेंडिंग स्ट्रेस बेंडिंग मोमेंट से आता है। हाँ, ये assumptions क्लियर है? सारे assumptions क्लियर है बढ़िया से? अभी आगे देखें। अब यहां पे देखो, शेयर स्ट्रेसेस बहुत बढ़िया चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन हमें समझना है। फॉर्मूला एक होगा, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है अगर वो हमने सीख लिया तो शेयर स्ट्रेसेस वाला चैप्टर हमने सीख लिया। ठीक है, तो पहले assumption समझ में आ गए। अब ये रब करके मैं बताता हूं कि उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन कैसे करना है और क्या वो फॉर्मूला है। नीचे ना होते हैं। करिए नोट। चलो अभी देखो, तो सबसे पहले अब मैं ये बताता हूं कि इस शेयर स्ट्रेसेस, ये जो तुम शेयर स्ट्रेस निकालोगे ना, ये किस किस तरह की बीम पे निकालोगे पहले तो ये समझ लो। तो यहाँ पे जितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो बताता हूं। तो एक तो तुम्हें कहेगा वो निकालने के लिए रेक्टेंगुलर बीम में। ठीक है, अभी रेक्टेंगुलर बीम कैसी है? अभी जो मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया था ना इस तरह का, ये वाला, इसमें ये फेस तुम देख रहे हो, ये रेक्टेंगुलर फेस है ना, रेक्टेंगुलर। तो इसकी वजह से ये बीम है रेक्टेंगुलर। दूसरा वो तुम्हें कहेगा निकालने के लिए ट्रायंगुलर बीम में।
ठीक है, किसमें कहेगा ट्रायंगुलर बीम में। अब ट्रायंगुलर बीम में क्या होगा, इसी तरीके से उसके पास लेंथ होगी, लेंथ उसके पास होगी, लेकिन उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो एक ट्रायंगल का होगा, ये रखना है, ठीक है, किसका होगा, एक ट्रायंगल का होगा। क्लियर है चीज। तो ये दो में हमें निकालना है, एक रेक्टेंगुलर और एक ट्रायंगुलर, इन दोनों में हमें निकालना है, ठीक है। सर तो विड्थ भी, ये तो विड्थ के अलावा तो चेंज होता ही नहीं, जैसे ये तो विड्थ के अलावा है, क्रॉस सेक्शन तो है कुछ अलग, विड्थ के अलावा क्या नहीं है बता दो। शियर स्ट्रेस विड्थ के अलावा चेंज नहीं होता है। हाँ, चलिए तो अब इसमें विड्थ आ रहा है, अरे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो डिफरेंट है, शेप तो डिफरेंट है, तो फिर और तुम अगर यहाँ पे विड्थ को भी देखो तो ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, वेरी कर रही है कि नहीं कर रही, ऊपर से नीचे आते में वेरी कर रही है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो ट्रायंगुलर बीम हो गया, रेक्टेंगुलर बीम हो गया, ऐसे ही एक सर्कुलर बीम का आ सकता है, ठीक है, सर्कुलर बीम में आ सकता है। तो थर्ड हो जाएगा यहाँ पे एक सर्कुलर बीम। तो यहाँ पे तुम्हें क्या क्या वैल्यूज निकालनी है, तुम्हें दो वैल्यूज हमेशा हर जगह पे निकालनी होगी। वो दो वैल्यूज क्या है, एक तो तुम्हारा एवरेज या फिर कह सकते हैं कि जनरल शियर स्ट्रेस निकालना है, ठीक है, क्या करना है, एवरेज या फिर जनरल शियर स्ट्रेस निकालना है। दूसरा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है। ये दो वैल्यूज हमेशा निकालनी है, ठीक है। अब देखो जो प्री में आएगा वो ये चीज होगी डायरेक्ट, एकदम छोटा सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक। दूसरा इसके बेसिस पे भी आ सकता है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन ये और ज्यादा छोटा हो जाता है, तो सबसे ज्यादा चांसेस इसके बाद पूछ जाने के होता है जेई में। एई में अगर बात करूं तो यहाँ भी प्रेफरेंस है, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है ऊपर, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। चलो अब शियर स्ट्रेस में हमें इतना देखना है, देन उसके बाद में हमें शियर सेंटर पढ़ना होगा। इस चैप्टर में दो ही टॉपिक्स हैं, एक है शियर स्ट्रेसेस और दूसरा है शियर सेंटर, बस और कुछ नहीं। तो अब हम शियर स्ट्रेस से शुरू करते हैं। तो शियर स्ट्रेसेस में देखो सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि एवरेज शियर स्ट्रेस निकालने का क्या फॉर्मूला है और इसका मतलब क्या है, एवरेज शियर स्ट्रेस निकालने का क्या मतलब है। तो देखो यहां पे मान लो ये मेरी रेक्टेंगुलर बीम है, ये तुम्हें सामने से दिखाना, उसके पीछे लंबाई है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, इसका एक एरिया है, कुछ ना कुछ एरिया क्या है, ये यहां से लेके ये सारा नीचे तक का एक एरिया है। तो एवरेज शियर स्ट्रेस में क्या होता है कि ऊपर से लेके नीचे तक सारा एरिया काउंट होता है, क्लियर होगी बात। तो एवरेज शियर स्ट्रेस में क्या होता है, ऊपर से लेके नीचे तक सारा एरिया काउंट होगा। मतलब अगर तुम्हें एवरेज शियर स्ट्रेस निकाल रहे हो तो वो हर एक पॉइंट का है, यानी कि वो यहां भी सेम होगा, यहां भी सेम होगा, यहां भी, जहां मर्जी ले लो हर जगह सेम होगा, क्लियर होगी बात। इसके बाद जो चीज हमें निकालनी है, दूसरा हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस निकालना है। मैंने भी दो चीजें बताई थी, एक तो यहां पे शियर स्ट्रेस बताया था एवरेज या फिर जनरल शियर स्ट्रेस, तो ये शियर स्ट्रेस जनरल वाला है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, वो पर्टिकुलरली तुम्हें एक पोजीशन देगा, क्या देगा, एक पोजीशन देगा कि इसी जगह पे बताओ कितना स्ट्रेस होने वाला है, ठीक है। तो वो जगह कौन सी होगी, वो जगह ऐसे तुम्हें पता होगी कि भैया मान लो ये वाला प्लेन है, उसको इस प्लेन को बताना है, जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है इस वाले प्लेन को बताना है कितना शियर स्ट्रेस होगा, क्लियर हुई बात। इस तरीके से अगर पर्टिकुलरली किसी जगह पे निकालना हो तो वो हमारा ये शियर स्ट्रेस है, इसके फॉर्म से हम निकालेंगे, ठीक। फिर तीसरा आता हमारे पास में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अब ये कहां पे निकाला जाएगा, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाला जाएगा इसके न्यूट्रल एक्सिस पे, क्लियर ये बात, रेक्टेंगुलर बीम के न्यूट्रल एक्सिस पे और ट्रायंगल के सेंटर पे, ठीक है। उनकी भी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है। मैक्सिमम के केस में सुन लो जरा, जब मैक्सिमम निकालना होगा तो इनकी पोजीशन कभी नहीं बदलती, एकदम फिक्स हो जाएगी कि मैक्सिमम निकालना तो ठीक है इसी पॉइंट में निकलेगा।
जैसे मैं यहाँ पे जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल में क्या है कि मेरा ये जो लाइन ब्लैक वाला तुम देख रहे हो, यहाँ अभी मैं थोड़ा बीच में बनाया, ये नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी कहीं हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, हर जगह का वैल्यू अलग आएगा। क्लियर की बात? एवरेज वाले में, ये जो भी ऊपर वाला हमने देखा, एवरेज वाले में हर जगह वैल्यू सेम आएगा। अंतर समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? एवरेज वाले में हर जगह पे सेम आएगा, जनरल वाले में यानी कि शेयर स्ट्रेस वाले में हर जगह अलग आएगा, और मैक्सिमम वाले में सिर्फ एक फिक्स्ड पॉइंट पे ही निकलेगा, और सबसे ज्यादा वैल्यू इसी की आएगी, इन दोनों से ज्यादा वैल्यू इसी की आएगी। बात समझ आ गई ना? सारे अंतर समझ में आ गए कौन सा क्या है? अब फॉर्मूला देखें आगे। तो अब एवरेज शेयर स्ट्रेस पे आ जाओ। तो एवरेज शेयर स्ट्रेस जब हमें निकालना है, तो जो भी हमारा शेयर फोर्स होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे एरिया से। ठीक है, जो भी हमारा शेयर फोर्स होगा उसको हम एरिया से डिवाइड कर देंगे, और यहां इसको हम डिनोट करते हैं टो एवीजी से। एवीजी यानी कि एवरेज। क्लियर है चीज? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना? हाँ, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो वाला। ठीक है, क्लियर? शेडेड वाला होगा एरिया। यहां तक बात क्लियर? कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो बताओ। चले आगे। अब आगे शेयर स्ट्रेस। इस शेयर स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला है? यहां पे शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास होता है टॉ इक्वल्स टू एफ ए वाई बार अपॉन आई बी। टॉ इक्वल्स टू एफ ए वाई बार अपॉन आई बी। ठीक, यहां पे सिंपल फॉर्मूला, यहां पे ये वाला फॉर्मूला। अब यहां पे कौन सी चीज क्या है वो बताता हूं। ये जो एफ मेरे पास है ये शेयर फोर्स, ये जो यहां मैंने लिखा है ना ये शेयर फोर्स है। ए वो रहा एरिया। वाई बार क्या होता है? वाई बार कौन बताएगा? सीजी का डिस्टेंस होता है वर्टिकली, यही तो होता है वाई बार। ठीक, बहुत बढ़िया। यहां पे भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे, इस वाले के लिए भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे सीजी का। ठीक, अभी क्वेश्चन करेंगे तो बताऊंगा सब कुछ। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हमने पिछले लेक्चर में निकालना सीखा है ना, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बी, अभी बी क्या होता है? ये बी, ये जो तुम्हें डिस्टेंस दिख रहा है बेस, ये होता है, क्या होता है? ये बेस होता है। अब अगर ट्रायंगल हो तो ट्रायंगल में जो बेस है वो ये है, ऊपर वाला नहीं है, नीचे वाला बेस है। ठीक है, मान लो, अब सुन लो, अब ये वाई बार एक डिस्टेंस है सीजी से जहां हमें निकालना है उसका। अभी डिटेल में से बताऊंगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा सब समझ में आएगा। ठीक है, कि वाई बार क्या है, अभी समझ लो। तो मान लो इस प्लेन पे उसने कहा कि भैया इस प्लेन पे निकाल के बताओ, तो इस प्लेन पे ये जो इतना डिस्टेंस है ना, ये बनेगा अब बी, यहां रखा जाएगा ये वाला बी। क्लियर ये बात? आई पूरे का ही लिया जाएगा, ए पूरे का नहीं लेना है, सिर्फ उतना लेना है जो इस लाइन से ऊपर होगा। ठीक है, ए सिर्फ इतना लेना है जो इस लाइन से ऊपर होगा, जहां वो कहेगा निकालने के लिए उससे ऊपर वाला एरिया लेना है। वहां पे मान लो उसने यहां कहा है निकालने के लिए, तो फिर हम नीचे से सब ले लेंगे। मान लो इस ब्लैक वाली लाइन पे कहा है निकालने के लिए, तो इससे ऊपर वाला ले लेंगे। समझ गए ना बात? चलो अभी लिखवा दूंगा सब, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज एक्सप्लेनेशन में लिखवाऊंगा। अभी पहले फॉर्मूला समझ गए, अब इस फॉर्मूले को नोट करो और वेयर करके लिखो सारी चीजें कि कौन सी चीज इसमें क्या है। एफ क्या है, ए क्या है, वाई बार क्या है, आई क्या है, बी क्या है, सब लिखो।
आगे ठीक है। चलो अभी ये समझ लो सबके सब। यहाँ पे F हमारा शेयर फोर्स है। जो जो चीजें मैंने बताई हैं वो मैंने डिटेल में लिख दी हैं ताकि तुम लोग अगर भूल जाओ तो पढ़ करके याद आ जाए। तो यहाँ पे A मेरा क्या है, एक्स सेक्शनल यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया अबव द प्लेन, उस प्लेन के ऊपर। कौन से प्लेन के ऊपर? जहां पे हमें शियर स्ट्रेस निकालना है, जो चीज मैंने जस्ट अभी बताई थी। ठीक है, तो ये जो डॉटेड वाली रेड वाली लाइन है ये वो प्लेन है जहां पे मुझे अपना शियर स्ट्रेस निकालना है। तो एरिया मैंने कौन सा लिया? इसके ऊपर वाला लिया, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखवा दी। बी width of the section at the plane at which shear stress is to be found। ये वो विड्थ होगी जहां पे मुझे shear stress निकालना होगा। तो जैसे मैंने ये बताया कि मान लो ये वाला मेरा डॉटेड लाइन वाला प्लेन है, यहाँ पे निकालना है, तो इसके लिए विड्थ कितना है? बी, रेड से जो लिखा हुआ है। क्लियर हो गया ना बात? तो अब आगे देखो ऐसे y बार क्या है मेरा? डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ द शेडेड एरिया। ये किसका है डिस्टेंस? जो भी मेरा शेडेड एरिया होगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां से? न्यूट्रल एक्सिस से, जो जैसे मैंने अभी बताया था। बात हमारी है आके ना? चलो क्लियर हो गया यहां तक? ठीक, बहुत बढ़िया। आई हमारा पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे मैंने बताया। ठीक, सब मैंने लिखवा दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखें। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में ये चीज क्लियर हो जाएगी। शेयर फोर्स की वैल्यू मतलब दिए गए हैं क्वेश्चन। हाँ दिए।
ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार जरा पढ़ लो। क्या था उसमें, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना है, किसकी वजह से निकालना है, शेयर फोर्स की वजह से निकालना है, जो है 200 किलोमीटर। आगे उसने कहा है कि वर्टिकल सेक्शन है, ये ना वर्टिकल सेक्शन यानी कि खड़ा है सेक्शन, ठीक है। होलो है, होलो यानी कि बीच से खोखला है, और स्क्वायर है, शेप कैसा है, स्क्वायर है। आगे उसने कहा है कि आउटसाइड विड्थ यानी कि बाहर की चौड़ाई 100 mm है, और जो उसकी थिकनेस है वो कितनी है, मोटाई जो है वो कितनी है, 20 mm है। नहीं ये बात, इसमें मुझे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना है। तो अभी मैंने क्या बताया था कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहां पे आएगा, रेक्टेंगल और ट्रायंगल में सेंटर पे आता है। क्लियर हो रही है बात, रेक्टेंगल और ट्रायंगल में कहां पे आता है, सेंटर पे आता है, मिड में आता है। तो यहां पे इसका मतलब ये है कि सेक्शन उसने मुझे दे दिया, कहां पे निकालना है, मिड पे निकालना है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, हाँ कि ना, यानी कहां पे निकालना है, मिड पे निकालना है। इसने इनडायरेक्टली दिया है तो मिड हमारा नहीं यही होगा, ये मैंने मार्क कर लिया, लो जी रेड से मैंने मार्क किया हुआ है। तो इसका मतलब इसके ऊपर वाला मुझे सॉल्व करना है, हाँ कि ना, पक्का ना। चलो अब फटाफट से मुझे बताओ हमारा फॉर्मूला क्या है भैया, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ ए वाई बार अपॉन आई बी, यही तो है फॉर्मूला। अब यहाँ पे कौन सी चीज को मैं कैसे निकालूंगा बताओ जरा, एफ क्या है, कितना है, 1.5 का है, 200 को रखा वहां पे, बहुत बढ़िया। एरिया कौन सा लूंगा, कौन सा ऊपर वाला, ये लाइन से ऊपर वाला ना, यानी कि शेड कर दूं, लो क्या मैंने सही शेड किया है या गलत शेड कर दिया, बताओ भाई। एरिया कौन सा लूंगा, सही एरिया लिया है मैंने, कौन सा, सबसे ये वाला, अरे ये तो होलो है, खोखला है, हवा है बीच में, उसका कैसे एरिया ले लूंगा, और जितना मटेरियल है उसका तो एरिया लेना है, समझे अपने कि नहीं समझे। चलो वाई बार क्या होगा, वाई बार सर डिवाइड हो जाएगा, ओके डिवाइड हो जाएगा, कैसे डिवाइड हो जाएगा, जरा एक बार देख लो मैंने क्या लिखवाया है, देखो एक बार चेक करो, वाई बार के लिए क्या लिखवाया मैंने, वाई बार के लिए मैंने साफ साफ लिखवाया है कि सीजी होगा उस एरिया का जहां पे मुझे क्या निकालना है, शेयर स्ट्रेस निकालना है, और कहां से लूंगा उस सीजी का वैल्यू, न्यूट्रल एक्सिस से लूंगा। तो पूरी फिगर में न्यूट्रल एक्सिस ये रहा है कि नहीं है, और इसके ऊपर जो शेडेड एरिया है उसका सीजी निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, बात समझ आ रही है ना। तो मान लो उसका सीजी कहीं यहां लाई कर रहा है, यहां लाई कर रहा है, तो यहां से डिस्टेंस लिया जाएगा, वो मेरा वाई बार होगा। क्लियर होगी बात अब, आगे ना भाई, सीधी सी बात है, बता दिया, वाई बार समझ में आया कि नहीं सभी को। चलो अब यहां पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना जानते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पिछली क्लास में बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाले हिस्से का नहीं निकालना है, बाकी सबका निकालना है। क्लियर है, निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है। बी क्या होगा यहाँ पे, बी बेस यानी कि 100 100 होगा ना, एक बार सोचो 60 होगा, कहाँ है 60, अच्छा मतलब 20 है ना, 20 है 60 यानी कि ये वाला होगा, सोचना एक बार। अभी बी के लिए मैंने क्या लिखवाया है कि जो बेस की विड्थ है वो ली जाएगी, यही तो लिखवाया है, चेक करो पढ़ करके देखो, बी के लिए क्या लिखवाया मैंने, विड्थ ऑफ, हाँ सेक्शन, सेक्शन का है हमारा, ये रहा सेक्शन, लाल वाली लाइन सेक्शन, इसकी चौड़ाई कितनी है भैया, 20 यहाँ पे है, 20 यहाँ पे है, कितनी हो गई 40, यानी कि बी कितना लेंगे 40 लेंगे बी, आगे बात समझे, आगे ना ये बी तो 40 लोगे, फिर सिर्फ सेक्शन का लेना है, जहां से सेक्शन पास हो रहा है, सेक्शन की इतनी चौड़ाई है उतना लेंगे, बीच से तो खोखला है, क्यों लूंगा फिर मैं उसे, समझे। तुम्हारा ध्यान बार बार उसी पे क्यों जा रहा है कि भैया ये भी लेना चाहिए, जब बता दिया कि होलो है, ठीक है समझे। निकालो सारी वैल्यूज पुट करो, निकालो। जनरल स्ट्रेस का फॉर्मूला है, निकालना मैक्सिमम
देखो जनरल शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है जो मैं बता रहा हूं, मैंने ये भी तो बताया था कि मैक्सिमम कहां पे निकलेगा, ट्रायंगल और रेक्टेंगल में सेंटर में निकलेगा, मिड पे। इसी फॉर्मूले को ये फॉर्मूला बना क्यों है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे निकालने के लिए बनाया ना, समझ रहे हो कि नहीं। किसी भी पॉइंट पे निकलवा लो, चाहे सेंटर पे, चाहे टॉप पे, चाहे बॉटम पे, चाहे 3/4 हाइट पे, कहीं निकलवा लो, ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब मुझे पता है कि मेरा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सेंटर पे आने वाला है, तो ये फॉर्मूला सेंटर पे तो अप्लाई किया जा सकता है। वही तो कर रहा हूं, समझे कि नहीं, वही तो कर रहा हूं मैं। करंट लगा, हाँ वाकई में करंट लगा। कैसा लगा मुझे समझना, लेकिन करंट लगा। नहीं करंट कैसा लगा, मार्कर से लगा, मेरा हार्ट टच हुआ था तब मेरे को लगा। बी है यहाँ पे 40, हाँ 40 एरिया निकाल लोगे, शेडेड वाला एरिया तो निकाल लोगे, बढ़िया सा चीज है। एफ कितना है 200 इंटू 10⁻3, क्योंकि किलो न्यूटन में है, ठीक है। और ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पिछली क्लास में सीखा है निकालना, ठीक है। कैसे निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारे का 100 इंटू 100 हाइट है ना, उसमें से जो होलो वाला है उसका घटा दो। यानी कि अगर मेरा, ये मैं यहां पे लिख देता हूं BD³/12, ये मेरे बड़े डायमेंशन है, ठीक है। इसमें से मैं छोटे वाले डायमेंशन घटा देता हूं। छोटे डायमेंशन कितने होंगे, BD³/12, ये तो होंगे। तो यहाँ पे मेरा B कितना हो गया, 100 इंटू 100³/12 माइनस 60 इंटू 60³/12, ठीक है। यहाँ तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। बी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ए मैंने लिख दिया, ए वाई बार, ये ए तुम निकाल लोगे, वाई बार निकाल लोगे। मुझे बस तुम लोग इतना निकालोगे, बता दो ए वाई बार कितना वैल्यू आ रहा है, ए वाई बार इतना तुम लोगों ने निकाल लिया, हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे बहुत हल्का सा दिया हुआ है, अभी हम इसके बाद आई सेक्शन में भी कुछ क्वेश्चन दिए। पूरे चारों तरफ 20 है ना सर, या अंदर वाला ये 40 है, सॉरी ये 20 है एंड ये 20 है, और ये तो 20 नहीं होगा, हाँ 20 ये भी दिया हुआ है, ये भी 20, ये भी 20। आया कि नहीं ये बताओ। आई तक हो चुका तुम लोगों का, हो गया 725, भरोसा नहीं चेक करते हैं, 725 भैया इंजीनियर होना तो साइंटिफिक टर्म्स में बताओ ना, साइन 725 गिनता रहूं मैं। यहाँ पे आ रहा है 7.253 इंटू 10⁻6 mm⁴, ठीक है। अब गिन लेना अपना, और ये तो निकल चुका, 40 भी निकल चुका, एफ भी निकल चुका, ए वाई बार में दिक्कत वाई बार कितना है वाई बार यहाँ पे एक काम करो, सुनो देखो एक चीज बताता हूँ तुम्हें, जो तुम्हारा फॉर्मूला है ना, कौन सा फॉर्मूला, वाई बार निकालने वाला, देखो जरा यहाँ पे क्या करोगे तुम, A1 Y1 बार माइनस A2 Y2 बार अपॉन में A1 माइनस A2, यही तो करोगे। अब एक बार देखना, जब तुम इस चीज को सोल्व कर चुके होंगे ना,
ठीक है, तो यहां पे तुम्हारा जो एरिया है वो हो जाएगा डिवाइड, भाई ऊपर का एरिया नीचे का एरिया डिवाइड हो जाएगा। एक रेशो चलता है यहाँ पे, जब मोमेंट ऑफ ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने वाला काम आता है तो यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल आउट सारा। और अब यहाँ देखो दोबारा फिर उसी एरिया से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, जो वैल्यूज तो हटा चुके होंगे ना, ये क्या है, ये वही तो वैल्यू है, ये वही एरिया है, ये देख रहे हो, ये वही तो एरिया है। और फिर से तुम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे? सर ये को अलग निकाल लेंगे, y बार को अलग निकाल, ये y और एक साथ नहीं निकालना है। हाँ, एक साथ ही निकाल लो ना, वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, नीचे डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हट जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ इतना निकाल लो ना, देख रहे हो, इतना सॉल्व कर लो। मेरी बात समझ में नहीं आ रही बिल्कुल भी? नहीं आ रही है ना? समझ तो नहीं आ रही है। देखो यहाँ पे भैया तुम फॉर्मूले में क्या लिखते हो, एक बार देखो, y बार का फॉर्मूला है a1 y1 बार माइनस a2 y2 बार अपॉन में a1 माइनस a2, यही तो करोगे। और ये a1 माइनस a2 क्या है, a इक्वल्स टू a तो है, फॉर्मूले में हम कैपिटल A तो लिखते हैं इसको, रिजल्टेंट एरिया तो यहाँ पे निकालते हैं इस तरीके से। तो एक बार देखना जरा, मैं यहाँ पे इसको a ही लिख देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ a मैंने इसको लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। फॉर्मूले में यहाँ पे क्या है, a से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, ये भी कौन सा a होगा, ये भी तो वही एरिया है जो इसके ऊपर है, यानी कि रिजल्टेंट वाला एरिया। समझ रहे हो बात आपकी? नहीं तो यहाँ पे फिर वही होगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखना जरा क्या आ रहा है तुम्हारा, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या है, सीधा ये निकालो ना। यानी कि a1 कौन सा होगा, इस लाइन से ऊपर का a1 कितना है, 100 लेंथ है, 50 हाइट है। एक क्लियर हुआ? इस लाइन से ऊपर वाले के लिए y1 कितना होगा, 16 अरे y1 भैया यहाँ आएगा ना सेंटर में, ये रहा 25 इंटू 25 माइनस, समझ में आ रहा भैया क्या नहीं कुछ? पक्का? पक्का? पता नहीं, मुझे लग नहीं रहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब यहाँ देखो a2 कितना होगा, ये छोटे वाला होगा, कितना है 60 इंटू 30। अरे अब तुम लोगों को डायमेंशन में निकालना सिखाऊं क्या? ये यहां से यहां तक 50 है और ये कितना है 20, कितना हो गया, ये हाइट 30 हो गई यहां से यहां तक, और ये कितना है 60, इसको भी गलत बता रहे हो, 60 इंटू 30। और इस हिसाब से y2 हमारा कितना हो जाएगा, अगर ये 30 हो गया तो यहाँ आएगा 15। करो सॉल्व, आ गई तुम्हारी वैल्यू, यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दो, ठीक है? ठीक है, ऑलमोस्ट सभी का आ गया। तो यहां तक शियर स्ट्रेसेस के बेसिक्स एकदम अभी तक हो चुके हैं। अब रेक्टेंगल के केस में हाँ 60 माइनस किया है। सुन लो भैया, मैंने बार बार बता रहा हूं इस चीज को कि सेक्शन, जहां पे हमारा सेक्शन होगा उस सेक्शन पे जितनी चौड़ाई है सिर्फ वो लेनी। सेक्शन रेड वाली लाइन है, चौड़ाई कितनी है 20 यहाँ पे और 20 यहाँ पे, टोटल कितनी होगी 40, ठीक है? अब मैं बता रहा था डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर मुझे टॉमैक्स निकालना है तो वो हो जाएगा 3/2 टॉ एवरेज, ठीक है? कितना हो जाएगा 3/2 टॉ एवरेज। क्लियर बात? ये रेक्टेंगल के लिए है, फॉर रेक्टेंगल। और अच्छी चीज ये है कि ट्रायंगल में भी यही होता है। जो हमारा ट्रायंगल है उसमें भी यही होता है। देखो दोनों के लिए यही हो गया, ठीक है? टॉ मैक्स इक्वल टू 3/2 टॉ एवरेज। टॉ एवरेज क्या है, शुरू में निकालना सिखाया था। ये वाला फॉर्मूला है हमारा जनरल शियर स्ट्रेस के लिए, ये एवरेज शियर स्ट्रेस जो हमने पहले निकालना सीखा है ना, ये वो है। तो इसके लिए क्या करेंगे, टॉ एवरेज अगर तुम लोगों को निकालना होगा 200 गुना 1000 जो दिया हुआ है मोरा वहां पे, डिवाइड करेंगे किससे, ये सारे से, जो रेड वाला है ना, ऐसे ही यहाँ पे भी जो नीचे आएगा रेड वाला, यानी कि होलो वाला हटा करके उससे डिवाइड करता ना, यहाँ आंसर है। ठीक है, समझ गए बात? सेम आंसर है, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? रेक्टेंगल का जो केस है वो तुम लोग बढ़िया से समझ, ठीक?
अब मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस आएंगे जैसे कि आई सेक्शन में तुम्हें बता दूं ये मेंस का काम है, प्री का बिल्कुल नहीं है। आई सेक्शन वाला मेंस का है, प्री का नहीं है, क्योंकि बहुत लेंथी होता है, बहुत बड़ा होता है और मोस्ट प्रोबेबली जेई में शायद पूछे भी ना, लेकिन क्योंकि क्या कर रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट बना रहा है तो जेई में आ सकता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। रेक्टेंगल खत्म हो गया, अब हम ट्रायंगल और आई सेक्शन पे आगे बढ़ेंगे। चलो आज फिलहाल इतना ही, सॉल्व में और कुछ 67.5 MPa